क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपको समक्ष लेके आ गए हैं 12 अप्रैल का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। और हमारे जो यूपीएससी का ईपीएफओ और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन है उनसे संबंधित जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज के हैं वो समझ लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र में यानी कि यूनाइटेड नेशंस में चीन और पाकिस्तान मिल गए हैं, ठीक है, और दोनों एक दूसरे के मूल हितों का समर्थन कर रहे हैं, कोर इंटरेस्ट का। ठीक, मतलब अब दोनों का यही है, पाकिस्तान इनका जो है हांगकांग और जिंगजियांग में मदद कर रहे हैं और चाइना जो है कश्मीर इशू में मदद कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए। ठीक, दोनों लोग आपस में जो है दोस्त बन गए हैं बहुत तगड़े। और उसके बाद जो है भूटान और चाइना जो है टू शेड्यूल बाउंड्री डिस्कशन सून सून। ठीक है, उनके यहाँ जो सीमा वार्ता है उनके मध्य में उस पर जल्दी ही जो है सीमा वार्ता होनी है भूटान और चाइना के बीच में। पीछे आप लोगों ने देखा था डोकलाम इशू हुआ था, ठीक है ना, ये भी एक्चुअली भूटान और चाइना का इशू था, इंडिया ने मदद करी थी। ठीक, दूसरा ये है जम्मू में रोहिंग्या प्रवासियों की रिहाई से उच्चतम न्यायालय का इनकार। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि इनकी रिहाई नहीं होगी। ठीक है, कच्चे तेल की कीमतों में क्यों क्यों गिर गई अभी, इधर आप लोगों ने देखा होगा पीछे पेट्रोल डीजल बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था लेकिन अभी रुक गया है। ठीक, तो क्रूड ऑयल जो है प्राइसेस एक्चुअली गिर गए हैं। क्रूड ऑयल से ही को ही रिफाइन करते रहिए आप, जितना ज़्यादा रिफाइन करेंगे पहले रिफाइन उतना बढ़िया जो है और कई सारे प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। जैसे डीजल बनता है पहले, फिर और ज़्यादा रिफाइन करो तो फिर उसी से पेट्रोल भी बन जाता है। तो क्रूड ऑयल मेन है, अगर ये सस्ता हो गया तो डीजल और पेट्रोल भी सस्ते हो जाते हैं। केन बेतवा परियोजना संबंधित क्या न्यूज़ है समझेंगे यहाँ पर। ठीक, ये एक तरीके का वाटर लिंकिंग, रिवर वाटर लिंकिंग प्रोग्राम है। सरप्लस जहाँ पे वाटर है, ठीक, वहाँ से जहाँ पे डेफिसिट वाटर है वहाँ भेज दो, ये वाली चीज़ है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोग बता दें कि ईपीएफओ 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी, और यूपीएससी 2021 की कंप्लीट पेड ग्रुप और टेस्ट सीरीज चल रही है। अगर आप लोग को ज्वाइन करना है तो 8564880530 96960608 पे कॉल कर लीजिए। ठीक, देखिए यहाँ पे यही है, चाइना पाकिस्तान एक दूसरे के जो कोर इंटरेस्ट हैं उनके उनको मदद कर रहा है यूनाइटेड नेशंस में। ठीक, ये रहा इंडिया पाकिस्तान चाइना। अब देखिए जिंगजियांग में मैंने आपको बताया था, जिंगजियांग ये प्रोविंस है चाइना का और हांगकांग यहाँ पर है। ठीक, तो चाइना की इन दोनों प्रोविंसेस में क्या है दिक्कत हो रही है, यहाँ पे हांगकांग में प्रो डेमोक्रेसी वाले वो चल रहे हैं बवाल। ठीक, हांगकांग डेमोक्रेसी चाहता है। जिंगजियांग में जो है वहाँ के उइघुर जो मुस्लिम्स हैं उनका काफ़ी जो है उत्पीड़न किया जा रहा है, उनको ख़त्म कर रहा है चाइना। तो इन दोनों पे पाकिस्तान की मदद कर रहा है, चाइना की मतलब सपोर्ट कर रहा है। और वहीं चाइना जो है कश्मीर मुद्दे पे पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ये वाली चीज़ है। ठीक, ये देखिए ये बताया मेजर और कोर इंटरेस्ट पे मदद कर रहा है एक दूसरे की। बायलैटरल मीटिंग करते हैं दोनों लोग मिलके, फिर यूएन में जाके एक दूसरे का साथ देते हैं। चाइना और पाकिस्तान आपस में एक दूसरे को क्या बोलते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड पार्टनर्स, मतलब जैसा भी मौसम हो हर मौसम में पार्टनर हैं। और लोहा ब्रदर्स हैं दोनों दोनों, बहुत ही लोहे वाले हैं और क्रूशल सपोर्ट एक दूसरे को दे रहे हैं। ये देखिए कश्मीर इशू पे बीजिंग पाकिस्तान को और पाकिस्तान जो है हांगकांग और जिंगजियांग पे चाइना का सपोर्ट कर रहा है। ठीक, और दोनों ये भी कह रहे हैं भैया हम लोग बहुपक्षीयता की दृढ़ता से रक्षा करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करेंगे। ठीक, ये सब बोल वचन वाली बातें होती हैं जो इन लोगों को करनी पड़ती हैं। चाइना जो है 2019 और 20 से कश्मीर इशू उठा रहा है यूएनएससी में, और कब से जब से जो है इंडिया ने 370 हटा दिया है, डाइल्यूट कर दिया है, जम्मू कश्मीर को रीऑर्गेनाइजेशन कर दिया है, स्पेशल स्टेटस हटा दिया है, तब से पाकिस्तान वहीं जो है जिंगजियांग और वेस्ट और जो है हांगकांग में मदद करता है चाइना की। ठीक, समझ में आ गई बात। ये है हमारा पहला टॉपिक, यहाँ पे ख़त्म होता है। और जो है भूटान, अच्छा देखिए आज जो है काफ़ी न्यूज़ है हमारी, पाकिस्तान चाइना इंडिया। तो आज इंडिया की नेबरिंग कंट्री के साथ में जो मैपिंग एक्सरसाइज है वो आप लोग को रिवाइज करनी है आज। ठीक, देखिए अगला जो हमारा टॉपिक है कि भूटान और चीन के मध्य सीमा वार्ता तय। ठीक, दोनों के बीच में बाउंड्री डिस्कशन होना है, वो काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था बाउंड्री टॉक्स, अब इसको एज सून एज पॉसिबल कराया जाना है और एक रोड मैप बनाया जाएगा बाउंड्री का रेजोल्यूशन के लिए। ठीक, कि मतलब बाउंड्री डिस्प्यूट हैं जो उनको ख़त्म किया जाए। और 10वीं एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग जो है बुलाई जा रही है भूटान चाइना बाउंड्री की, कुनमिंग में अभी हुई है। ठीक, एक्सपर्ट ग्रुप मीटिंग।
अब देखो ये जो है बहुत इम्पोर्टेंट डायग्राम है। इंडिया तो ये रहा, इंडिया और भूटान जो है ये मानते हैं कि ये जो है, ठीक है, ये जो है ये होनी चाहिए, ठीक। लेकिन चाइना क्या मानता है कि ये जो है आपका ये चल रहा है, ये है चाइना के हिसाब से, ठीक। डोकलाम कहाँ है, ये है, तभी तो चाइना घुस रहा था यहाँ पर। लेकिन इंडिया भूटान इस वाले को मानते हैं, इस वाले को, चाइना इस वाले को मानता है। तो और ये देखिए डोकलाम यहाँ पे है, ये यहाँ पे कई सारे पासेस हैं, इनके नाम ध्यान रखना, ठीक। जैसे नाथुला बहुत इंपॉर्टेंट है, जलेपला, बटांगला, डोकाला, ठीक है, ये ला का मतलब पास होता है, ठीक। डोकलाम ये सब इंपॉर्टेंट है। सिंचेला ये कहाँ पर है, आपका भूटान और चाइना के बीच में, ऐसे याद रखो, ठीक। और ये कम्बू माचू ये जो है रिवर है, मेरे ख्याल से यही रिवर शायद जाकर तीस्ता बनती है क्या, शायद, ठीक, नॉट श्योर। तो ये सारे लॉ ला जो है ये समझ लीजिए ये है। अब देखिए 25वीं राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स अभी मैकेनिज्म जो हुई ये आपके 2017 के बाद से, 2017 देखो 5 साल होने वाले हैं यार। डोकलाम स्टैंड ऑफ जो है 2017 में हुआ था। और जब चाइना और भूटान के बीच में डिस्प्यूट हुआ था, इंडिया ने मदद करी थी, ध्यान रखना। अब क्या है कि पहले तो नॉर्थ और वेस्टर्न उस पर जो है बवाल होता था आपका भूटान का, ठीक। देख रहे हो ये भूटान का नर्दर्न एरिया है और वेस्टर्न एरिया है जहाँ पे बात हो रही है। लेकिन अब इधर देखा गया है भूटान का जो ईस्टर्न बाउंड्री है, जो अरुणाचल प्रदेश को बॉर्डर करती है, वहाँ पे भी चाइना ने थोड़ी बहुत अपनी जो है होशियारी दिखाने की कोशिश करी है। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बता दूँ, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, भूटान में है। साक्तेंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है, भूटान पे है। ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, ऐसा करके पूछ सकता है। अब इसके लिए आपका चाइना ने जून में, आपको पता है 5 जून को होता है आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, ठीक। तो उस दिन जो है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम और ग्रीन इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ठीक, ये फंडिंग करती है। तो उसका इसके लिए पैसा जाने के लिए इसने मना किया है। चाइना ने कहा कि भैया कि ये डिस्प्यूटेड रीजन है और हमारे और इंडिया के बीच में, अरुणाचल प्रदेश क्योंकि हम चाइना मानता है कि उनका है, तो इसमें पैसे मत भेजो, ठीक। तो ये वाली चीज़ एक है। साक्ते कहाँ पे, भूटान में है, ध्यान रखना। और ओवरऑल अगर देखा जाए चाइना और भूटान के बीच में बाउंड्री की जो टॉक्स हैं वो 1984 चालू हो रहे हैं। 24 राउंड ऑफ बाउंड्री टॉक्स हो चुके थे, 25वां अभी हुआ है 2016 तक। 1984 से 2016 तक हुए थे, 25वां अभी हुआ है। टॉक्स जो है नॉर्थ और वेस्ट में अभी तक तो वहीं पे होती थी, मतलब ये नॉर्थ और ये वेस्टर्न रीजन में भूटान के। लेकिन ये पहली बार जो है इधर का भी इसने उठाया है मुद्दा। ईस्टर्न भूटान नॉट पार्ट ऑफ द टॉक्स सो फार, लेकिन अभी साक्ते सेंचुरी जो है अरुणाचल प्रदेश के पास में जो है उसमें भी इसने अपनी टांग अड़ाई है, ठीक। और ये जो है ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो एरिया है ये वाला, इसको बोलते हैं चिकन स्नैक या फिर सिलीगुड़ी सिलीगुड़ी कॉरिडोर। ध्यान रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको एक साथ यहाँ पे बता देता हूँ कम समय में। इसको बार बार आप रोज़ सुबह हमारे साथ जुड़े रहिए, बहुत सारी चीज़ रिवाइज हो जाएंगी बहुत अच्छे से। भूटान और इंडिया जो है फॉर्मली डिमार्केट कर चुके हैं अपनी बाउंड्री 699 किलोमीटर की 2006 में, ठीक। अब जो दो साइड है उन्होंने एग्रीड कर लिया है कि भैया पीस और ट्रैंक्विलिटी बनाए रखेंगे, यानी कि शांति और स्थिरता और फाइनल सेटलमेंट जब तक नहीं हो जाता है बाउंड्री इशू का। और एनुअल बाउंड्री टॉक जो है ये चालू हुआ था 1984 से, और इसमें 2 एग्रीमेंट भी हुए थे ताकि पीस और ट्रैंक्विलिटी बनी रहे, 1988 और 1998 में, 10-10 साल में। 24 राउंड ऑफ टॉक्स हो चुके थे 2016 तक। डोकलाम फिर स्टैंड ऑफ हो गया बिटवीन इंडिया चाइना ओवर पीएलए, जो है ये भूटान टेरिटरी में घुस रहा था, ठीक। तो पीएलए क्या है, पीपल्स लिबरेशन आर्मी, चाइना की ये मेन आर्मी है। और अभी भी जो है कोविड की वजह से भी जो है इंडिया जो है चाइना को थोड़ा सा वो मान रहा है जिम्मेदार। और 9 राउंड हो चुका है यहाँ पे एक्सपर्ट ग्रुप की मीटिंग डोकलाम स्टैंड ऑफ से पहले, ठीक, 2 अप्रैल 2017 में, ठीक है। और देखिए जो टॉक्स हैं अभी तक उसमें ये देखा गया है कि 2 एरिया ऑफ डिस्प्यूट पे बात होती थी, ध्यान रखना। कौन कौन सी जगह हैं वो डिस्प्यूट वाली, पासम लुंग और जकारलुंग वैलीज टू द नॉर्थ भूटान,
ठीक, एंड डोकलाम टू द वेस्ट, ठीक है ना, पासमलुंग एंड जकारलुंग। अब देखो ये वाला मैप देखो, ठीक, पासमलुंग और जकारलुंग यहाँ पे हो गया, और इसके वेस्ट में देखो डोकलाम यहाँ पर। समझ में आई बात, ये चीज़ है। और डोकलाम जो है ट्राई जंक्शन पे है इंडिया के साथ में, इंडिया भूटान और चाइना के उसमें। अभी यूएन इन्वायरमेंटल मीटिंग हुई थी जून 2020 में, आपको बताया 5 जून को क्या होता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है। चाइना ने रेज किया था यहाँ पे ऑब्जेक्शन कि ग्रांट ना दिया जाए भूटान के साक्टेंग सेंचुरी को, जो कि ईस्टर्न फ्रंटियर पे है और ये डिस्प्यूटेड एरिया है, चाइना ऐसा बोल रहा था। ठीक, तो आज मैपिंग एक्सरसाइज जरूर करिएगा प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला जो हमारा टॉपिक है कि जम्मू में रोहिंग्या प्रवासी जो हैं उनकी रिहाई से उच्चतम कार्यालय का इनकार आ गया है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है कि जो रोहिंग्या रेफ्यूजी हैं जम्मू में उनको डिपोर्ट ना किया जाए। अब देखो मैंने आप लोगों को पहले बताया डिपोर्ट, ठीक, डिपोर्ट जो है आपका, और दूसरा होता है एक्सट्रेडिशन। ये दो वर्ड हैं, डिपोर्टेशन और दूसरा एक्सट्रेडिशन। डिपोर्टेशन जो होता है गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का होता है, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट का होता है, एग्जीक्यूटिव से एग्जीक्यूटिव का। एक्सट्रेडिशन जो होता है एक लॉ वाला प्रोसेस होता है, ठीक है, मतलब पार्लियामेंट टू पार्लियामेंट होगा। तो ये काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, ये काफ़ी शॉर्ट और आसान और इजी प्रोसेस होता है, जल्दी हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पे डिपोर्ट की बात हो रही थी कि डिपोर्ट हो कर दिए जाए आपका म्यांमार में, लेकिन ऐसा विदाउट, मतलब उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया जब तक प्रिस्क्राइब्ड प्रोसीजर नहीं फॉलो होगा इनको डिपोर्ट नहीं कर सकते हैं। तो एक तरीके से अच्छा भी है, क्योंकि वापस जाके बेचारों के साथ क्या होना, आप समझ ही रहे हो, रोहिंग्या में जो है, रोहिंग्या को जो है मारा ही जा रहा ना म्यांमार में, तो हम विदाउट प्रोसीजर फॉलो किए हुए क्यों उनको भेज दें। भले ही भारत ने अभी तक जो है रेफ्यूजी कन्वेंशन 1951 को नहीं किया है साइन, और उसका प्रोटोकॉल जो 1967 में आया था उसको भी साइन नहीं किया, रेटिफाई नहीं किया है। लेकिन बाकी जो ह्यूमन राइट्स वाले कमीशन है यूएन के, उसमें तो एप्लीकेशन है ना। और वैसे भी इंडिया एक जिम्मेदार कंट्री है, वो इस तरीके से कार्य नहीं करता है। ठीक, तो ये वाली चीज़ है। तो अगर एथिक्स में मान लो कभी आता है क्वेश्चन में कि लॉ एज ए गाइडेंस फॉर एथिक्स, है ना, लॉ एज ए गाइडेंस फॉर एथिक्स, तो उसमें आप लिख सकते हो कि देखिए यहाँ पे नहीं भी है लॉ तब भी इंडिया फॉलो करता है, तो हम लोग काफ़ी एथिकल है, ऐसा लिख सकते हैं आप। तो देखो बोबड़े जी जो चीफ जस्टिस थे उन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि रोहिंग्या रेफ्यूजी को जो है नहीं वापस किया जाएगा। रोहिंग्या की तरफ से कौन थे, प्रशांत भूषण थे एडवोकेट, और इन्होंने ये दीज रिफ्यूजीज जो है इलीगली डिटेन्ड ऐसा कहा जा रहा था प्रशांत भूषण जी के द्वारा, जो कि रोहिंग्या का पक्ष ले रहे थे रिफ्यूजीज का, कि इन लोगों को ज़बरदस्ती डिटेन कर रखा है, जेल कर रखा है जम्मू में, और एक तरीके से जो है ये एक तरीके का होल्डिंग सेंटर है। ठीक, विद द आईजीपी मुकेश सिंह, ठीक, वहाँ के आपका इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जो है मुकेश सिंह, उनके उसमें होल्डिंग सेंटर बना दिया गया ऐसा कहा जा रहा है। और स्टेटिंग दैट दे फेस डिपोर्टेशन बैक टू म्यांमार फॉलोइंग वेरिफिकेशन ऑफ द बाय देयर एम्बेसी। अब ये कह रहे हैं कि भैया ऐसा है, इलीगल है ये, और इनको वापस म्यांमार में हम लोग डिपोर्ट कर सकते हैं जब सत्यापित हो जाए एम्बेसी के द्वारा। ठीक, ये पूरी, ये देखिए पूरा रोहिंग्या का यहाँ पे A to Z यहाँ पे दे रखा है, कलानुक्रमिक तरीके से करोलॉजी क्या क्या है। ये देखिए म्यांमार का जो है ये रखाइन स्टेट है, वहाँ ये रहते थे अभी नॉर्दर्न स्टेट में, अभी तो काफ़ी इनको प्रोसिक्यूट किया गया है, तो ये पढ़ सकते हैं आप। ठीक, और देखिए इंडिया में अब देखिए पॉलिटिकल इसका वो भी समझ लेते हैं, पॉलिटी से संबंधित क्या इसमें वो है। आर्टिकल नंबर 14 और 21 सभी के लिए है, भारतीय नागरिक के लिए भी, फॉरेनर्स के लिए भी है। और इसमें यही है कि समानता से हम देखेंगे, और राइट टू लाइफ विद लिबर्टी वाली चीज़ है। तो नॉट टू बी डिपोर्टेड, राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड जो है सिटीजनशिप का एक एंसिलरी, यानी कि एक अधीनस्थ जो है हिस्सा है, तो इसलिए भी हम नहीं भेज रहे हैं। दूसरा ये है कि राइट टू नॉट टू बी डिपोर्टेड जो है ये इस एंसिलरी भी है और कॉन्कॉमिटेंट भी है। ठीक, मतलब ये एक तरीके से अधीनस्थ भी है, और साथ ही साथ मतलब कह सकते हो कि जैसे राइट टू रिसाइड और सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी जो है इंडियन नागरिक के लिए है, वैसे इनके लिए भी है। ठीक, राइट नॉट टू बी डिपोर्टेड मतलब कहीं पे भी रह सकते हैं। आपका आर्टिकल नंबर 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में आप देखोगे तो इसका क्या मतलब है, टू रिसाइड एंड सेटल एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक, हालांकि 19th वाला जो है ये एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए है, लेकिन यहाँ पे इनको भी दिया जा रहा है जब तक
इनके लीगल इलीगल का जो है नहीं पता चल जाता तब तक के लिए। समझ में आ रहा है? ये चीज़ मेन पेज फंसा है यहाँ पर। लॉ और रेगुलेशन जो है रेगुलेटिंग रिफ्यूजीज इंडिया, इंडिया ने कोई भी स्टैट्यूट बुक जो है स्पेसिफिक हो, निर्दिष्ट तरीके से सेपरेट कोई दूसरा अलग से लॉ बनाया गया रिफ्यूजी संबंधित नहीं बनाया है। ना लॉ बनाया है, ना लॉ को फॉलो करते हैं, ना तो जो हमारे एग्जिस्टिंग जो अभी मौजूद हैं इंडियन लॉज, जैसे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, एविडेंस एक्ट, इन ये सब लागू होते हैं रिफ्यूजीज़ के ऊपर। ठीक, इंडिया ने 1951 का कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजीज़, 1967 का प्रोटोकॉल, ये सब कुछ नहीं साइन किया, लेकिन इंडिया जो है यूनाइटेड नेशन ऑफ वर्ल्ड कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स, रिफ्यूजी इश्यूज और अदर मैटर्स पे जो है उस पे तो मतलब सिग्नेटरी है ना, तो उसी को फॉलो करता है। और अच्छा ये बताइए, आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ, फिर से बता पूछ रहा हूँ, आज क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। प्रिंसिपल ऑफ नॉन रीफॉलोमेंट, ये क्या है? ठीक, ये क्या है? और रोहिंग्या कौन है? बर्मा में मुस्लिम माइनॉरिटी है, रखाइन स्टेट में रहते हैं, और ये वहाँ के जोग्राफिकली आइसोलेटेड है, वेस्टर्न बर्मा बांग्लादेश से बॉर्डर करता है। रोहिंग्या जो है अगर देखा जाए तो ये आपका जातीय, भाषाई और धार्मिक रूप से म्यांमार के प्रमुख बौद्ध समुदाय से अलग हैं, और ये करीबन 11 लाख थे रोहिंग्या थे अब रखाइन स्टेट में। और थाउजेंड ऑफ रोहिंग्या ट्राइबल्स जो हैं वो वेस्टर्न रखाइन स्टेट म्यांमार को छोड़कर भाग चुके हैं, या तो इंडिया में या फिर बांग्लादेश में, और क्योंकि वहाँ की आर्मी ने इनके खिलाफ जो है काफ़ी क्रैकडाउन किया था। इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कच्चे तेल में कीमतें क्यों गिर गई। इकोनॉमी से बढ़िया आज ये टॉपिक है हमारा। वाई क्रूड ऑयल प्राइसेस आर फॉलिंग। मैंने क्रूड ऑयल के बारे में भी आपको थोड़ा थोड़ा बताया था। प्राइसेस जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल दो तरीके के होता है, एक होता है स्वीट और दूसरा होता है सौर। ठीक, तो सौर वाला जो होता है वो जो है रिफाइन करने में दिक्कत होती है उसे, क्योंकि उसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा होती है, ये पहले बता चुका हूँ मैं आपको। और ये वाला जो है सबसे ज़्यादा किसके पास में है? वेनेजुएला के पास में है। ठीक है, और देखिए प्राइस ऑफ ब्रेंट क्रूड जो है वो $63 पर बैरल आ गया है, 70 था पहले मार्च में। और ये क्यों हुआ है, कम क्यों हुआ? इसके देखिए रीज़न ये है कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। साथ ही साथ जो ओपेक है, ओपेक प्लस, उसने भी कह दिया है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। उसको ये लग रहा था वैक्सीनेशन हो रहा है तो डिमांड बढ़ेगी तो हम बढ़ाएंगे, लेकिन कोविड फिर से राइज हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, डिमांड कम होने वाली है, रिस्ट्रिक्शंस कई सारे लगाए गए हैं नए। ठीक, तो इसलिए जो है ब्रेंट क्रूड ऑयल का प्राइस जो है कम हो रहा है। ओपेक ने अपना प्रोडक्शन बढ़ाने की बात कही थी, सप्लाई एक तरीके से, यहाँ से डिमांड कट रही है, यहाँ से सप्लाई बढ़ रही है, समझ रहे हो। और दूसरा जो है यूएस का जो क्रूड ऑयल बनाने का सिस्टम था, वो फरवरी में बहुत ज़्यादा ठंड हो गई थी, उसकी वजह से कम हो गया था वहाँ पे भी प्रोडक्शन, अब वो भी बढ़ रहा है। तो ये 3 फैक्टर हैं जिनकी वजह से जो है ये प्राइस कम हुआ है इधर। ठीक, और क्यों है, वहीं ओपेक ने बोल दिया कि हम प्रोडक्शन अपना बढ़ाएंगे, और जो है आपका इसको यूएस ने भी इसको बोला है कि प्रोडक्शन को हम अपना बढ़ाएंगे। ठीक है, यूएस डेटा ने भी फरवरी में बहुत ज़्यादा जो है ठंडी हो गई थी, उसकी वजह से उनका कम हो गया था, लेकिन अब फिर से वो 11 मिलियन बैरल पर डे करने वाले हैं। और ओपेक ने रोज़ जो है पहले जो था उससे ज़्यादा डे बाय डे बढ़ाने की बात की थी, 1.1 मिलियन बैरल पर डे बढ़ाने की बात करी थी। ठीक, और अब जो रिकवरी हुई है सप्लाई में, विदाउट सिमिलर रिकवरी इन डिमांड, अब डिमांड बढ़ नहीं पाई, सप्लाई में रिकवरी हो गई, इसीलिए जो है क्रूड ऑयल प्राइसेस जो है गिर रहे हैं लगातार। ठीक, कई सारे इंक्रीजिंग डिमांड ड्यू टू लोअर रिस्ट्रिक्शन वैक्सीनेशन, ये हो रहा था, इसकी वजह से जो ओपेक वालों ने कम किया, मतलब प्रोडक्शन बढ़ाया, लेकिन अब फिर से कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, जिसकी वजह से ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस आए हैं और डिमांड कम हो रही है। और इंडिया की कैसे डिपेंड करेगा? यार अच्छा ही है ना, देख रहे हो अब प्राइसेस कम होने लग गए हैं फिर से। 6 महीने का ट्रेंड था, लगातार बढ़ रहा था, अब इधर फिर से जो है प्राइसेस कम हुए हैं थोड़ा। ठीक, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने जो है पेट्रोल और डीजल को जो है 60 पैसे तक कम किया है जब से 23 मार्च से। ठीक, और 24 दिन का हॉल्ट किया है डेली प्राइसेस रिवीजन एज इलेक्शंस वर लूमिंग इन नंबर। इलेक्शन भी थे इसलिए भी कम किया गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है केन बेतवा परियोजना से।
देखिए ये एक रिवर लिंकिंग प्रोटेक्ट वो है। अब देखिए पहले संदर्भ क्या है समझ लेते हैं। सोनिया गांधी जी ने प्रकाश जावड़ेकर जो कि अभी के एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं, उनसे कहा है, गुजारिश की है कि केन बेतवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट मत कीजिए, ठीक, क्योंकि इसकी वजह से पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो काफ़ी, और मतलब एनवायरनमेंट का बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो काफ़ी मतलब विचित्र सी सिचुएशन है ये। इंडिया में रिवर क्या होता है कि ज़्यादातर बारिश होती है आपकी 4 महीने में, 70% तक बारिश, जिसको हम खरीफ सीजन बोलते हैं। साउथ वेस्ट मानसून की वजह से बारिश हो जाती है। समझना, मैं लॉजिक बता रहा हूँ क्यों ये सब हो रहा है, ये रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट क्यों आए, ठीक। तो ये होते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है आपका रिवर जो है वो कुछ तो पेरेनियल है, पूरे साल चलती हैं, और ज़्यादातर जो हिस्सा ये वाला है, ये वाला, इसमें जो है क्या होता है, डेफिसिट होता है रिवर वाटर का। तो इन भारत में बहुत बड़ी परियोजना बनाई जा रही है, जो कि यूरोप वोरोप में पहले बन चुकी हैं बहुत सालों पहले, कि एक काम करते हैं हम, रिवर को जहाँ पे सरप्लस वाटर है वहाँ से हम पानी उठा के जहाँ पे डेफिसिट वाटर है उसमें डाल दें, तो इससे इरिगेशन, ड्रिंकिंग वाटर, पावर जनरेशन, समझ रहे हो, वाटर वे, ट्रांसपोर्ट भी आप कर सकते हो, मतलब एज ए ट्रांसपोर्ट भी यूज़ कर सकते हो उसे, जो कि चीपेस्ट है, एनवायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो इन सब तरीके से यूज़ किया जा सकता है, ठीक। तो कार्गो मूवमेंट, ट्रेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, ये सब भी बढ़ेगा, समझ रहे हो। तो ये क्वेश्चन था, लेकिन इसमें चक्कर एक ये है, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, कि जो भारत का आप देखोगे तो शिवालिक से ऐसे नीचे उतरते हो मैदानी क्षेत्र पड़ता है, ठीक, फिर ये आपका जो है विंध्या और वो पड़ते हैं, तो फिर ये ऐसे होता है, ठीक। और उसके बाद फिर से जो अपना हमारा जो प्रायद्वीपीय यानी कि पेनिनसुलर जो भारत है, वो फिर ऐसे है ऊपर जाके थोड़ा सा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र ये आपका गंजेटिक प्लेन्स हो गए, फिर ये आपका विंध्यास और वो सारे सतपुड़ा हो गए, फिर ये ऊपर है। तो ये भी कहा जाता है कि यार पानी यहाँ पे रहता है, ठीक, और यहाँ से ऊपर उठाना तो मैकेनिकल, ये सब भी तो इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा खाएगा ना, पावर ये भी तो खाएगा। तो काफ़ी चीज़ें इसमें प्रोज एंड कॉन्स हैं, पूरा इसको पढ़ना जरूरी है। नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान इसका बनाया गया था रिवर इंटरलिंकिंग का। तो ये सारी चीज़ें प्रोज एंड कॉन्स थे, जो मैंने अभी बताया कि क्या क्या पहले बताया था ना, ट्रेड और ये सब हो सकेगा, ये एक बड़ा वो है। और इससे ये भी कहा जाता है निगेटिव उसमें कि एक्वेटिक जो इकोसिस्टम है वो भी बिगड़ सकता है। अब इस वाले पर्टिकुलर केस में समझ लेते हैं। केन जो रिवर है, ये देखिए, ये भी यमुना से मिल रही है, और ये बेतवा जो रिवर है ये भी यमुना से आके ऐसे मिल रही है। केन में पानी ज़्यादा है, यहाँ से इसको जो है बेतवा में भेजा जाएगा। अब यहाँ पे देखिए एक निगेटिव ये भी है कि इक्वेटी इकोसिस्टम पारिस्थितिकी तंत्र के अलावा जो यहाँ पे पन्ना नेशनल पार्क है, और जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज है या फिर जो भी जो फ्लोरा एंड फौना है, वो पानी की वजह से, सबमर्ज होने की वजह से एरिया के जो है नुकसान पहुँचाएगा, ठीक। ये एक बहुत बड़ा जो इसमें यहाँ पे एक बोला जा रहा है। और इसमें जो है रिवर लिंकिंग जो है रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो होता है, इसको अप्रूव करने के लिए नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ जो है उससे परमिशन भी लेनी पड़ी थी। इसमें भी काफ़ी क्लियरेंस में दिक्कत आई थी, ठीक। तो पन्ना नेशनल पार्क जो है, पन्ना वैसे किसके लिए मशहूर है, डायमंड्स के लिए, ठीक। तो उससे बोला जाता कि यहाँ पे कई सारे जो है पेड़ ख़त्म हो जाएंगे, जानवरों को दिक्कत होगी क्योंकि पानी सबमर्ज होगा, ये वाली बात है, ठीक। तो ये चीज़ थी यहाँ पे। और यहाँ पे सोनिया गांधी जी ने बोला है, हमारे जो अभी प्रेजेंटली प्रकाश जावड़ेकर जी जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर हैं, कि ऐसा मत करने दीजिए, बट ऐसा होगा नहीं, कुछ देखिएगा जरूर, आगे चलेगा जरूर। द पास्ट डेकेड में पन्ना टाइगरिज्म में देखा गया है कि काफ़ी डिफिकल्टी आई है, और ट्रांसलोकेशन और सक्सेसफुल ब्रीडिंग काफ़ी अच्छी हुई थी, लेकिन अब फिर से ये थ्रेट हो, इसको मतलब फिर से दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि पानी जो है यहाँ पर सबमर्ज हो जाएगा अगर ये वाला रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पूरा किया जाता है तो। और स्टेट गवर्नमेंट का एस्टिमेट है कि अराउंड 40% ऑफ द टाइगर रिजर्व विल बी, मतलब वो डैमेज हो जाएगा। अब टाइगर रिजर्व की बात आ रही है तो यहाँ पे कौन सी संस्था आ जाएगी, NTCA भी तो आ जाएगी ना, ये वाली बात है। और पहले मैंने कौन सा बताया था, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, ठीक, जिसके कि हेड कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। अब देखिए अराउंड 18 लाख जो कंट्रीज़ हैं, सॉरी 18 लाख जो ट्रीज़ हैं वो ख़राब हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, रिमूव होने पड़ेंगे सबमर्ज एरिया होने की वजह से। और ये सीरियस क्वेश्चन है कि वाटर अवेलेबिलिटी जो है किस तरीके से, बेसिक इशू जो हो रहा है, वाटर अवेलेबिलिटी इटसेल्फ फॉर द प्रपोज ट्रांसफ़र। मतलब इतने ज़्यादा अब ट्री हट रहे हैं, तो ट्री क्या होता है, कार्बन सिंक होता है ना एक तरीके का।
तो ये भी तो आपका जो है ग्लोबल वार्मिंग इन सबको बढ़ावा दे सकता है। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट जो है ये 22 मार्च को साइन हो गया था जल शक्ति मंत्रालय मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच में, गवर्नमेंट के बीच में। और ये नेशनल रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट का एक पहला मेजर प्रोजेक्ट है। और इसमें ट्रांसफ़र जो है केन रिवर से बेतवा रिवर में करना था। दौधन डैम बनाना था। किससे संबंधित है दौधन डैम? केन बेतवा लिंक पर दौधन डैम बनाना था। कैनाल लिंकिंग जो है दो रिवर के बीच में जो ऐसे बन रही थी ना, वो कैनाल बनानी थी। लोअर और प्रोजेक्ट कोठा बैराज और बिना कॉम्प्लेक्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, बिना एक जगह है वहाँ पर, ठीक है। तो ये मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बनाया था। जैसे कि कौन सा बहुउद्देशीय परियोजना और कौन सी है? दामोदर सबसे पहली, सबसे बड़ी, ठीक है। तो ये वाली बात है। अब हम लोग आ गए अपने फेवरेट सेक्शन पे, जिसका नाम है कौन बनेगा आईएएस ऑफिसर। हम लोग सिर्फ इसमें पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने के अलावा किस तरीके से एग्ज़ाम में हमें जो है क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, एलिमिनेशन ऑप्शन का कैसे करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम समझते हैं। देखिए ये वाला जो आज का क्वेश्चन है हमारा, नैनो स्नाइफर, ठीक, नैनो स्निफर करके जो है एक क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, बताना है आपको ट्रू कौन सा है। दुनिया का पहला माइक्रो सेंसर बेस्ड एक्सप्लोजिव ट्रेस डिटेक्टर, ठीक, पहला माइक्रो सेंसर जो कि एक्सप्लोजिव ट्रेस, मतलब कोई एक्सप्लोजिव है तो उसका ट्रेसेस भी उसको डिटेक्ट कर ले, ऐसा डेवलप किया है किसने? नैनोसिप टेक्नोलॉजी, जो कि आईआईटी बॉम्बे के द्वारा, स्टार्टअप के द्वारा जो है बनाया गया है, ठीक। और क्या स्टेटमेंट सही है? सही है स्टेटमेंट। और जो कोर टेक्नोलॉजी है नैनो स्निफर की, उसको पेटेंट करा रखा है यूएस ने और यूरोप ने, ये भी सही बात है। और ये एक तरीके का माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर है, जो कि पहले स्टेटमेंट से ही पता चला। तो तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है एकदम। और नैनो स्निफर क्या है? डिटेक्ट कर सकता है एक्सप्लोसिव 10 सेकंड के अंदर, और ये आइडेंटिफाई कर लेता है कि किस कैटेगरी का एक्सप्लोसिव है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और डिफरेंट क्लासेस के भी हो तब भी आइडेंटिफाई कर लेगा। नैनो स्निफर जो है 100% मेड इन इंडिया है और प्रोडक्ट है इन टर्म्स ऑफ रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। पेटेंटिंग हालांकि वहाँ पे है, लेकिन वैसे हमने पूरा इसको अच्छे तरीके बनाया। तो आज का सेशन हमारा यहाँ पे यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोग से गुजारिश है कि प्लीज़ अगर आप लोग को पसंद आता तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग हमारे साथ पेड ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का जो है पेड ग्रुप हमारे चल रहे हैं। 8564880530 9696066089 पे कॉल करके आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। चलिए फिर से मुलाकात होगी आपसे कल सुबह 6 बजे। तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।